नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में जा रहे हैं जहां एक बड़ा साम्राज्य बना भी और फिर बिखर भी गया। पंजाब राज्य की कहानी। हम महाराजा रणजीत सिंह के समय से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो शक्तिशाली राज्य आखिरकार ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। कोशिश यही रहेगी कि उस जमाने की जो मुख्य घटनाएं थीं, जो लोग थे, उनके फैसले, उनको समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पड़ताल। तो कहानी शुरू होती है रणजीत सिंह से। वो शुकरचकिया मिसल के थे। मिसल मतलब उस समय जो अलग अलग सिख समूह होते थे, उनमें से एक। और रणजीत सिंह ने ही इन सबको जोड़कर एक मजबूत पंजाब राज्य खड़ा किया। और उनके शुरुआती दिनों की एक घटना बड़ी मशहूर है जिसका जिक्र मिलता है। बात है 1798 की। अफगानिस्तान के शासक थे जमा शाह। मैं हूं अफगानिस्तान का शासक जमान शाह। उन्होंने पंजाब पर हमला किया था, लेकिन जब वो वापस जा रहे थे तो चेनाब नदी पार करते हुए उनकी कुछ तोपें नदी में गिर गई। कीमती तोपें थी। इसमें खास बात यह थी कि उन्होंने फौरन वो तोपें निकलवाई नदी से और जाओ राजा जमा शाह की तोपें निकालो। बिल्कुल इज्जत के साथ जमा शाह को वापस भेज दी। ये सिर्फ दरिया दिली नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी, कूटनीति जिसे कहते हैं। इसका नतीजा तो बहुत बड़ा हुआ। जमा शाह इतने खुश हुए इस बात से कि उन्होंने लाहौर का कब्जा रणजीत सिंह को दे दिया तोहफे में। जाओ लाहौर का कब्जा रणजीत सिंह को तोहफे में दे दो। और वही लाहौर फिर रणजीत सिंह के इतने बड़े साम्राज्य की राजधानी बना। तो इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक बहादुर लड़ने वाले नहीं थे, बल्कि चतुर रणनीतिकार भी थे। मौके पहचानते थे और उन्होंने अपनी ताकत और अपनी आस्था दोनों का प्रदर्शन भी किया। जैसे अमृतसर में हरमंदिर साहिब पर सोने की परत चढ़वाने का काम, स्वर्ण मंदिर जो हम आज जानते हैं, वो नाम उसी वजह से पड़ा। ये उनकी शक्ति भी दिखाता था और उनकी जो गहरी धार्मिक श्रद्धा थी वो भी। लेकिन एक तरफ वो अपना राज्य बढ़ा रहे थे तो दूसरी तरफ दक्षिण में अंग्रेज भी तो थे। अब 1809 की अमृतसर की संधि के बारे में जानते हैं, जो चार्ल्स मेटकाफ के साथ हुई थी। चार्ल्स मेटकाफ के साथ देखिए, ऊपरी तौर पर तो ये एक दोस्ती की और सरहद तय करने की संधि थी। इसमें सतलज नदी को पंजाब राज्य और जो अंग्रेजों के असर वाला इलाका था उसके बीच की सीमा मान लिया गया। लेकिन इसके पीछे अंग्रेजों का एक छिपा हुआ इरादा था। वो असल में रणजीत सिंह का जो बढ़ता हुआ असर था ना, उसे रोकना चाहते थे, खासकर सतलज के दक्षिण की तरफ, दिल्ली की तरफ ना बढ़े। वो नहीं चाहते थे कि रणजीत सिंह उस तरफ अपनी ताकत बढ़ाएं। तो ये एक तरह से एक लाइन खींच दी थी उन्होंने। और रणजीत सिंह भी ये समझ गए, तो उन्होंने अपनी ताकत उत्तर और पश्चिम की तरफ लगाई। कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, वो सब इलाके जीते। दक्षिण में अंग्रेजों के साथ एक तनाव तो बना रहा, पर शांति कायम रखी उन्होंने। लेकिन ये सब तब तक ही चला जब तक वो जिंदा थे। 1848 में उनकी मृत्यु हो गई और बस यहीं से पंजाब के मुश्किल दिन शुरू हो गए। उनके बाद उनके बेटे बैठे, खड़क सिंह आया गद्दी पर। लेकिन उनमें वो बात नहीं थी जो रणजीत सिंह में थी। ना वो प्रशासन की समझ, ना दूर देखने की नजर। उन्होंने ध्यान सिंह डोगरा को अपना वजीर बना लिया और यहीं से दरबार में साजिशों का खेल शुरू हुआ। अब शुरू होगा खेल। ध्यान सिंह बहुत महत्वाकांक्षी था, सत्ता पर कब्जा करना चाहता था।
उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके महाराजा खड़क सिंह को पहले कमजोर किया, मरते हुए तुमको भारी पद बननी होगी। और फिर अगले ही साल 1840 में कहते हैं कि जहर देकर मरवा दिया। उसके बाद खड़क सिंह के बेटे आए, नौनिहाल सिंह। वो जवान थे, काबिल भी लग रहे थे। उनमें रणजीत सिंह की झलक थी शायद, पर किस्मत देखिए, उसी साल 1840 में ही जब वो अपने पिता के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे तो एक अजीब से हादसे में उनकी मौत हो गई। शक तो ध्यान सिंह पर ही जाता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह भी उसी की साजिश थी, पर साबित नहीं हो पाया कभी। एक के बाद एक मौत। दरबार का माहौल तो बिल्कुल खराब हो गया होगा। इसके बाद थोड़े समय के लिए रणजीत सिंह के एक और बेटे थे, शेर सिंह। मैं हूं शेर शाह। उन्होंने राज संभाला, लेकिन दरबार में इतनी गुटबाजी, इतना अविश्वास फैल चुका था कि 1843 में उनकी भी हत्या कर दी गई। आप सोचिए, महज 4-5 साल के अंदर 3 शासक और तीनों की मौत। नेचुरल नहीं थी ये। दरबार गुटों में बढ़ गया था, फौज में बेचैनी थी, और जो एक केंद्रीय ताकत थी ना राज्य की, वो लगभग खत्म हो चुकी थी। पंजाब एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा था। इस भयानक माहौल के बाद आखिर में 1843 में रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह, उनको महाराजा बनाया गया। वो उस वक्त सिर्फ 5 साल के थे और उनकी मां महारानी जिंदन कौर उनकी तरफ से राजकाज देखने लगी, उनकी संरक्षक बनकर। सोचिए जरा, एक छोटा सा बच्चा महाराजा और एक रानी जो खुद राज करना चाह रही हैं। ये स्थिति बाहर वालों को, खासकर अंग्रेजों को कैसी लगी होगी? बिल्कुल वैसी जैसा वो चाहते थे। एक कमजोर राजा, दरबार में फूट, लीडरशिप अनुभवहीन। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुनहरा मौका था पंजाब में दखल देने का। वो तो काफी समय से इंतजार में थे और फिर उन्होंने दखल दिया। नतीजा हुए 2 बड़े युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध। पहला युद्ध जो 1844 से 46 में हुआ, उसकी वजह क्या बनी जानते हैं। देखिए, वजह तो कई थी। अंग्रेजों की विस्तार वाली नीति तो थी, लेकिन कुछ स्रोत महारानी जिंदन की तरफ भी इशारा करते हैं। शायद उनको लगा कि जो खालसा फौज थी, जो उस वक्त बहुत ताकतवर हो गई थी और थोड़ी अनुशासनहीन भी, उसको अंग्रेजों से लड़वाकर वो दरबार में अपने पकड़ मजबूत कर लेंगे। मुदकी, फिरोज शाह, आलीवाला, सोबरान, कई लड़ाइयां हुई, लेकिन अंदरूनी गद्दारी भी हुई और अंग्रेजों की रणनीति बेहतर थी। सिख हार गए और उन्हें संधि करनी पड़ी। भैरोवाल की संधि हुई 1846 में। इस संधि ने तो समझिए पंजाब की आजादी ही खत्म कर दी। एक अंग्रेज अफसर, जिसे रेजिडेंट कहते थे, उसे लाहौर दरबार में बिठा दिया गया। मतलब वो प्रशासन पर नजर रखेगा और उसे ब्रिटिश हितों के हिसाब से चलाएगा। महाराजा दिलीप सिंह तो बस नाम के राजा रह गए और असली ताकत अंग्रेजों के हाथ में चली गई। इतना ही नहीं, लड़ाई के हर्जाने के तौर पर पंजाब को कश्मीर का इलाका अंग्रेजों को देना पड़ा, जिसे उन्होंने बाद में गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया। लेकिन यह शांति कहां टिकने वाली थी। कुछ ही साल बीते थे, 1848 में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो गया। इस बार जो वजह बनी वो था मुल्तान का गवर्नर मूलराज, उसका विद्रोह। लेकिन असल वजह थे लॉर्ड डलहौजी। I am Lord Dalhousie. I come in India. वो 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। लॉर्ड डलहौजी, इनकी नीतियां तो बहुत बदनाम है। वो पक्के साम्राज्यवादी थे। वो तो बस बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे बची कुची भारतीय रियासतों को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाए।
उनकी वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प नीति थी वो तो थी ही, पर पंजाब के मामले में वो पूरी तरह विलय चाहते थे। उन्होंने मूलराज के विद्रोह को बहाना बनाया और पूरे पंजाब के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। इस बार उन्होंने चार्ल्स नेपियर जैसे कमांडर को भेजा जो बहुत सख्त माने जाते हैं। रामनगर, चिल्लियावाला और फिर गुजरात की लड़ाइयां हुई। गुजरात की जो लड़ाई थी उसे तोपों की लड़ाई भी कहते हैं। वो निर्णायक साबित हुई। और फिर पंजाब की, और उसमें सिखों की बुरी तरह हार हुई। और आखिरी नतीजा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में पूरी तरह से विलय। मार्च 1849 में डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि पंजाब अब ब्रिटिश भारत का हिस्सा है। रंजीत सिंह ने जो आजाद सिख राज्य बनाया था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। डलहौजी ने सिर्फ राज्य ही नहीं लिया, वो कोहिनूर हीरा भी महाराजा दिलीप सिंह से ले लिया और ब्रिटेन भेज दिया महारानी विक्टोरिया के लिए। वो सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं था, वो पंजाब की इज्जत, उसकी आजादी के छिन जाने का एक बड़ा निशान बन गया। शायद डलहौजी यही दिखाना भी चाहते थे। आखिर में महाराजा दिलीप सिंह को तो अच्छी तालीम के नाम पर इंग्लैंड भेज दिया गया। वहीं वो ईसाई बन गए और अपनी पूरी जिंदगी लगभग निर्वासिन में ही गुजारी। कभी कभी कोशिश करते रहे अपना राज वापस पाने की, पर नाकाम रहे। और उनकी मां महारानी जिंदन, उनको पहले पेंशन देकर पंजाब से दूर शेखपुरा भेज दिया गया ताकि वो कोई और गड़बड़ न कर सके। बाद में वो भी किसी तरह इंग्लैंड पहुंच गई अपने बेटे के पास, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये कहानी थी पंजाब के बनने और फिर बिखर जाने की। महाराजा रंजीत सिंह ने कितनी काबिलियत से इतना बड़ा, इतना ताकतवर राज्य खड़ा किया था। शेरे पंजाब कहा जाता था उन्हें। उन्होंने अलग अलग मिसलों को एक किया, एक नई तरह की फौज बनाई और अपनी समझदारी से अंग्रेजों को भी एक हद तक रोके रखा। लेकिन यह भी साफ है कि उनके जाने के बाद उस विरासत को संभालने वाला कोई मजबूत हाथ नहीं था। लीडरशिप की कमी, दरबारियों की आपसी लड़ाइयां, ध्यान सिंह जैसे लोगों की गद्दारी, इन सब ने उस मजबूत इमारत को अंदर से खोखला कर दिया। और अंग्रेजों ने उन्होंने इसी अंदरूनी कमजोरी का पूरा फायदा उठाया। अमृतसर की संधि से एक लाइन खींची और फिर डलहौजी की हड़प नीति तक आते आते 2 युद्धों के जरिए पूरा पंजाब ही निगल लिया। ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि ताकत कैसे बनती है और कैसे खत्म हो सकती है। रंजीत सिंह की वो कूटनीति है से जमा शाह को तोपें लौटाना और फिर उनके बाद वालों का वो दुखद अंत, सत्ता का खेल, धोखा और आखिर में एक साम्राज्य का पतन। ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद कैसे काम करता था उसका भी एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। कैसे वो भारतीय राज्यों की कमजोरियों को देखते थे और फिर उनका फायदा उठाकर अपना राज फैलाते थे। ये सोचने वाली बात है ना कि अगर रणजीत सिंह के बाद जो शासक आए या जो दरबारी थे वो आपसी झगड़े छोड़कर राज्य की एकता पर ध्यान देते तो क्या पंजाब का इतिहास कुछ और होता? शायद अंग्रेजों के लिए इतना आसान ना होता कब्जा करना। ये बहुत अहम सवाल है। बाहरी ताकतें अक्सर तभी हावी होती हैं जब घर अंदर से कमजोर हो। किसी भी देश या समाज की ताकत सिर्फ उसकी सरहदों पर नहीं होती, उसके लोगों के बीच एकता और लीडरशिप की स्थिरता में भी होती है। पंजाब के पतन की ये कहानी हमें इतिहास से शायद यही सबसे बड़ा सबक सिखाती है। और ये एक ऐसा सबक है जिस पर आज भी सोचने की जरूरत है। इतिहास की ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपने आज और कल को बेहतर बनाने के लिए अपने अतीत से क्या सीख सकते हैं।